नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भारत में 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिनमें पहला होता है भारपोथी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है तिब्बत व वर्मा भाषा परिवार, चौथा है आग्नेय भाषा परिवार और पांचवा जो कि आर्य भाषा परिवार होता है। ये 5 प्रकार के भाषा परिवार जो कि भारत में पाए जाते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से प्राण शब्द जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कुछ अन्य शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें हस्ताक्षर शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, दाम हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं और अक्षत और लोग, ये सभी शब्द जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत और लोग। अगला, इनमें से किस पत्रिका का संपादन आज्ञेय ने नहीं किया है? तो दिनमान, विशाल भारत व नवभारत टाइम्स, इन पत्रिकाओं का संपादन अज्ञेय जी के द्वारा किया गया है, लेकिन नंदन का संपादन इनके द्वारा नहीं किया गया है। नंदन का संपादन जो कि जयप्रकाश भारती के द्वारा किया गया है। तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी नहीं है? तो स्नेह का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो इनमें से गोद इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तेल, चिकनाहट, प्रेम, ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं। अगर गोद का अर्थ पूछे तो गोद का अर्थ होता है आंचल, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन से मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन पंक्तियों में एक नगर का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह या बराबर का चिन्ह भी कह सकते हैं, जो कि राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चिन्ह की बात करें कि ये कौन सा चिन्ह है, तो ये अवतरण का चिन्ह होता है। अवतरण का चिन्ह होता है, अर्धविराम इस तरीके से होता है और पूर्ण विराम जो कि किसी वाक्य में लगता है। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सभी चिन्ह आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो कबीर जो कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ या कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण इनमें से है कुछ ना कुछ। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, इनमें से 4 वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? दांत, तालु, कंठ या मूर्धा। तो चा का उच्चारण स्थान इनमें से तालु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ अन्य वर्ण हैं जो कि तालु से उच्चारण किया जाता है, जिनका इनमें शामिल हैं छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ण, या और सा। इन सभी का उच्चारण जो कि तालु से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह, पन्नालाल पटेल, ये सभी लोग जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, लेकिन मृदुला गर्ग को अभी तक नहीं मिला है। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर चौधरी की बात करें तो रघुवीर चौधरी को 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, राजेंद्र शाह को 2001 में दिया गया था और पन्नालाल पटेल को 1985 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये तीनों जो कि गुजराती भाषा के कवि रचनाकार हैं, कह सकते हैं। तो रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह और पन्नालाल पटेल, ये तीनों जो कि गुजराती भाषा के रचनाकार हैं, ध्यान रखेंगे। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है?
तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक जो कि शिव पूजन सहाय हैं, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है या मुझे बहुत आनंद आता है। तो इनमें से सही वाक्य हो जाएगा राइट ऑप्शन सी कि मुझे बहुत आनंद आता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, और इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रत्येक इस संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति प्लस एक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो प्रति प्लस एक अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगी यण संधि। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अन्य शब्द हैं जिनमें यण संधि है, जैसे कि इत्यादि में यण संधि है। ठीक है, और अत्यधिक में यण संधि है, प्रत्येक में यण संधि है। तो यहाँ जहाँ पर आधा अधूरा अक्षर बीच में आया और या में आधा अधूरा अक्षर हो, क्योंकि सभी शब्द जो भी हैं या के साथ आधा अधूरा अक्षर दूसरा है, तो वहीं पर यण संधि है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो हिंदी अकादमी की ओर से प्रदान किया जाने वाला सलाहकार सम्मान सर्वोच्च सम्मान होता है और इसकी सम्मान राशि की बात करें तो 5 लाख रुपए दी जाती है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो नरोत्तम दास की रचना इनमें से सुदामा चरित है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो कि वल्लभाचार्य जी ने की थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, ये तीनों जो कि गुण को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण है। लेकिन मनो अनाज ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या जा। तो मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया हो जाएगी हूँ। राइट ऑप्शन सी होगा इसका। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंडलियां चरण में जो कि 6 छंद होते हैं। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्णों की एक बार से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार में, यह भी महत्वपूर्ण है, रूपक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में या फिर श्लेष अलंकार में। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अगर हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताएं, इसको कई बार पढ़ चुके हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वर होता है, वर्ण होता है, व्यंजन होता है या फिर अयोगवाह होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण अगर पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्यीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता या फिर राष्ट्रीय? तो राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द बनेगा वो राष्ट्रीय बन जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ई प्रत्यय वाले कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे कि भारतीय शब्द हो जाएगा। ठीक है, राजकीय शब्द है, जातीय शब्द है, स्वर्गीय शब्द है। इन सभी शब्दों में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? तो राष्ट्र शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो हो जाएगी राष्ट्रीयता। राइट ऑप्शन
डी इसका हो जाएगा। काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा मोती, यानी कि राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार रस होता है, यानी कि राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नायक नायिका की बात हो रही है इसलिए विप्रलंभ श्रृंगार होगा। ठीक है। अगला, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? हालांकि आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो भी हुआ था ये फिजी देश में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन अगर पूछे तो ये पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सही वर्तनी हो जाएगी निसंदेह। किस वर्तनी में सही लिखा गया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निसंदेह इस तरीके से लिखा जाता है, बी राइट ऑप्शन होगा। छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह पंक्तियां जो कि जयशंकर प्रसाद ने रचना की है इन पंक्तियों की। ठीक है। और ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये झरना महाकाव्य से इनके ली गई हैं। ठीक है। झरना जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यहीं से ली गई हैं ये पंक्ति। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? तो सरस्वती सम्मान का आरंभ अगर आपसे पूछे तो 1991 में किया गया था। ठीक है। और पहला सरस्वती सम्मान जो कि हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इनकी आत्मकथा जो कि 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? तो कोरोना अचानक फैल गया इस वाक्य में जो कि अचानक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन डी होगा। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? वंदनीय, शुक्ल, अर्जुन या फिर कला? तो कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा शुक्ल। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब नीचे गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था में 2 मुख्य वर्ग होते हैं, बर्जुआ और सर्वहारा, लेकिन इनके बीच एक अन्य वर्ग भी होता है जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को समाज की सत्ता संरचना में कोई स्थान नहीं मिलता, परंतु इसके कुछ फायदे उसे अवश्य मिलते हैं। इसके विपरीत सर्वहारा वर्ग को इस समाज में कोई फायदा नहीं मिलता है। ध्यान रखने की बात है कि इन फायदों के कारण मध्य वर्ग अपने हितों को सर्वहारा वर्ग से संबंध होने से नहीं पहचान पाता। इन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग की शक्ति कमजोर होती है और सत्ता में बुर्जुआ वर्ग की स्थिति मजबूत बनी रहती है। ऐतिहासिक विकास क्रम में 19वीं सदी के दौरान जब औद्योगिक क्रांति के साथ बुर्जुआ व सर्वहारा वर्ग उत्पन्न हुए तो उन्हीं के साथ मध्य वर्ग अस्तित्व में आया। इसके पूर्व मध्य वर्ग का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। आधुनिक पूंजीवादी समाज में मध्य वर्ग में निम्न समूह सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला, छोटे व्यापारी जिन्हें पेट्टी बर्जुआ भी कहते हैं। ये सर्वहारा के समान ही होते हैं, लेकिन संभावना रहती है कि ये अपने कार्य हेतु मजदूरी पर श्रमिकों को रख लें। इस तरह इनके हित बुर्जुआ समाज से जुड़ते हैं। तब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उक्त अनुच्छेद में किन किन वर्गों का उल्लेख किया गया है? केवल बुर्जुआ का, केवल सर्वहारा का, केवल मध्यवर्ग का, बुर्जुआ, सर्वहारा, मध्यवर्ग तथा पेटी बुर्जुआ का? तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इस अनुच्छेद में सभी वर्गों का उल्लेख किया गया है। किस वर्ग का इतिहास 19वीं सदी से पूर्व
नहीं मिलता है। बुर्जुआ वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, मध्य वर्ग का या बुर्जुआ तथा सर्वहारा वर्ग का। तो इनमें से 19वीं सदी से पूर्व जो कि मध्य वर्ग का इतिहास नहीं मिलता है, राइट ऑप्शन सी इसका होगा। छोटे व्यापारी किनके समान होते हैं? तो छोटे व्यापारी जो कि सर्वहारा के समान होते हैं, राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत हिंदी का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराई गई। दोस्तों इसी तरीके से यूपी जीके और जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराई जा रही हैं जो कि आपके यूपीपी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद साथियों।